जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एसी डीसी करंट के बारे में समझा था, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आप पूछोगे कि सर ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये हमारा काम कैसे आएगा। तो जैसे कि आपका कंपटीशन एग्जाम है, चाहे आप पशु परिचय दे रहे हो, चाहे आप रीट दे रहे हो, तो उसमें ये सब क्या है, जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस है क्या, तो ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? लाक्षागृह में जो जलते हैं वो बन सुरमा निकलते हैं। जिंदगी में ऐसी कोई जगह नहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आपको संघर्ष नहीं करना है। जैसे कि हम संघर्ष की बात करें तो मेरे गुरुजन ने कभी मुझे कहा था कि हर्षराज, 20 से लेकर 30 साल की एज तक अपने शरीर से पसीना निकाल लो, नहीं तो 30 साल की से लेकर 80 साल तक फिर आपके शरीर से पसीना नहीं, तेल निकलेगा। तो कहने का मतलब, जिंदगी की शुरुआत में, जिंदगी की शुरुआती स्टेज में किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कह रहा हूँ आप एजुकेशन लाइन सेक्टर को पकड़े, आप बिजनेस सेक्टर, किस जो भी आपका माता पिता का पुश्तैनी धंधा है उसको मतलब मजबूती से होल्ड कीजिए। मतलब जीवन की शुरुआती स्टेज जैसे कि 19 एज है, 20 एज है, उस वक्त शुरुआत से किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बहुत ही मजबूती से पकड़ लीजिए, बहुत ही मजबूती से अपना जी जान झोंक दीजिए उसमें, ताकि आप उस फील्ड के कर्मचारी नहीं, एक्सपर्ट बन जाए। तो एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक हौसला सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करेंगे। हम चार्ज समझ लिया, करंट समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम समझ रहे हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब है आप में कितनी क्षमता। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं ऐसे 10 बोर्ड उठा सकता हूँ। जो क्षमता हम नॉर्मली डेली डे टू डे लाइफ में जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या है, क्षमता। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे कि हम एक सर्किट डायग्राम बनाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि इसे स्विच कहते हैं, इसमें बिंदु लगा दिया जाए, स्विच ऑन। स्विच डायग्राम, सर्किट डायग्राम में जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होता है और छोटी लाइन नेगेटिव होता है। तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हम समझ लेंगे। चार्ज हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये अपन ने करंट की डायरेक्शन बना दी। देखो, रियल में चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के दौड़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनों को हम दौड़ाया, तो ये जो दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाकर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते। लेकिन ये समझने से पहले ये सारे नियम बन चुके थे। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम वापस करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमने जितने भी इक्वेशंस बना दिए, जितने भी हमने नियम बना दिए, उन नियम में क्या पड़ जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा। इसलिए जो करंट की रियल फ्लो ऑफ डायरेक्शन है उसका उल्टा ही करंट की डायरेक्शन को माना जाता उन भाई पैमाना सेट कर लिया, तो उसी पैमाने से मामला चल रहा है। पर अगर वास्तव में करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन फ्लोइंग की क्या है, -टू पॉजिटिव। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे थे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे आपको डेफिनेशन लिखने को कहें तो इन अ कंडक्टर से रॉड ऑफ कॉपर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द करंट विल फ्लो ओनली व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए
इज लोअर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी। तो कहने का मतलब क्या है, किसी कंडक्टर के अंदर आपको क्या करना है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब ऐसी वस्तु जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इंसुलेटर का मतलब लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपको करंट फ्लो करना है, तो कंडीशन क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। आपने पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, वापस समझाइए। देखो, अगर हम एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लें, हमारा ये घर है, हमारे घर के ऊपर क्या है, टंकी बनी हुई। आपने क्या किया, इससे पाइप फिट करके एक नल ऊपर लगा दिया जो कि टंकी के लेवल से भी ऊपर था। एक नल फिट किया आपने नीचे, नीचे वाला नल ऑन किया आपने, पानी आया। ऊपर वाला नल ऑन किया, पानी नहीं आया। अब आप कहोगे सर पानी क्यों नहीं आया? पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर प्रेशर नहीं था। कैसा प्रेशर सर? प्रेशर का मतलब कि इस एरिया और इस एरिया में अंतर था। कैसे अंतर? जैसे हम इस जो पाइप पर टंकी से निकल रहा है उसको पॉइंट ए माने और जो पॉइंट हम सी और बी मान लें, तो बी में प्रेशर था, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बी जो पॉइंट है वहां पर पानी का प्रेशर था और सी पर प्रेशर नहीं था। यही स्थिति को अगर हम इस एग्जाम्पल पर सुपर इम्पोज करें तो ये रही हमारे इलेक्ट्रॉन की टंकी। इलेक्ट्रॉन की टंकी मान लेते हैं 12 वोल्ट की थी, मतलब 12 लीटर की टंकी थी। तो 12 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए कहाँ गए? इस सर्किट में उन्होंने फ्लो किया। तो अगर इसको पॉइंट ए माने, इसको पॉइंट बी माने, तो करंट किस कंडीशन में ए से बी की तरफ जाएगा? तो कब जाएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस ए का बी से ज्यादा हो। भाई एग्जांपल के लिए, जैसे हम कहते हैं हवा बहती है, हवा कैसे बहती है? जैसे कि एक एरिया ये है, एक एरिया है, यहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का एयर प्रेशर कम है, तो जहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से हवा किस तरफ दौड़ेगी? जहाँ पर दबाव कम। इस नियम से हमारे पृथ्वी पर हवा का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो भी उसी नियम से होता है। किस नियम से हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर कम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक प्रेशर के रूप में याद कर लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम करके वैज्ञानिक था जिसने आपके एक इंटर रिलेशन बताया वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच में, करंट के बीच में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो, इससे पहले हमें कुछ मूलभूत चीजें समझनी होंगी कि रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या। रेसिस्टेंस का मतलब कि जब हमारे घर में टीवी है, बल्ब है, कोई भी चीज है, तो वो हवा मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस अवरोधक के रूप में काम करता है। अवरोधक का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसको रोकने का काम करता है, अवरोध का काम करता है। आप कहोगे कि सर क्या वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता? होता है। जिस वायर में जितना रेजिस्टेंस कम होता है वो उतना बेटर कंडक्टर होता है। भाई जैसे कि अगर अब हम एग्जांपल लें तो क्या लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती? होती है, पर कब होती है? वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो जल के भी अपनी अस्तित्व को नष्ट करके भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का एक
परमिशन देता है। भाई जैसे कि हम एग्जांपल लें, सबसे अच्छा एग्जांपल कि हम जानते हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब बिजली चमकती है तो क्या बिजली, आसमानी बिजली जमीन पे नहीं गिरती? सर गिरती। तो उसने क्या भाई, आपने हर जगह क्या लोहे के डंडे लगा रखे हैं जो हवा से बिजली जमीन में चली गई? नहीं। उस वक्त क्या हुआ कि हर मटेरियल की अपनी एक रेसिस्टिविटी होती है, अपना एक रेसिस्टेंस होता है कि वो उस सीमा तक किसी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास होने की मतलब इजाजत नहीं देता। लेकिन आप उस सीमा को एक्सीड कर देते हो, उसके ऊपर चले जाते हो। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज होता है किसमें? बिजली में। मतलब आप जो 33 kV 54 64 33,000 kV जो नाम सुनते हो, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो वो एनर्जी क्या होती है? आसमान से कहाँ गिर गई? जमीन पे। तो रेसिस्टेंस, चलो रेसिस्टेंस का हम एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि आप एक कार को क्या मान लें? इलेक्ट्रॉन। ये हमारा डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा डायरेक्ट करंट अपनी एनर्जी लेके पंखे के पास जा रहा है, लेकिन बीच में हमने क्या लगा दिया? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब ये जंप है। तो अगर हम कार को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो ये जो रेसिस्टेंस जंप के रूप में आपको नजर आ रहा है, ये क्या करेगा? एक अवरोध पैदा करेगा। गाड़ी चलती हुई जा रही है, भाई ब्रेकर का मतलब क्या होता है? ब्रेकर जो गाड़ी को ब्रेक लगवा दे। तो उसी प्रकार जो आपका कार चल के जा रही है अपने गंतव्य स्थल में, जो आपका जंप है वो क्या है? ब्रेकर है। उसी प्रकार तो इलेक्ट्रॉन शांति से अपने चलता हुआ जा रहा था। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस वह है कि वह अवरोध, वह रेसिस्टेंस जो कि मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको? फ्लोइंग चार्ज। तो ये हमने समझ लिया रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो किसी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के, करंट आई के, जिसको अपन यूं शो करेंगे। और अगर इससे और किससे प्रोपोर्शनल होता है? रेसिस्टेंस के। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोपोर्शनल का मैथमेटिक्स में। उसका मतलब ये होता है कि अगर क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस डायग्राम को आप नोट कर लें। जैसे कि ए 5 है तो बी 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 हो गई तो बी की वैल्यू भी उस रेशो में बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे एक वैल्यू का मान बढ़ेगा वैसे वैसे दूसरी वैल्यू का मान घटेगा। ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, V = IR। जैसे कि आप रेसिस्टेंस के बारे में समझ गए, ओम्स लॉ समझ गए, और रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि हर मटेरियल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लोहा है, सोना है, चांदी, ये सब कंडक्टर है, लेकिन हर किसी के कंडक्टर होने का पैमाना अलग है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है पर्टिकुलर 1 मीटर का पीस, 1 मीटर का एक क्रॉस सेक्शन
उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग है, तो उसने कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर किसी एक चीज़ के इतनी क्वांटिटी का रेसिस्टेंस इतना है तो उसकी ही 100 किलोमीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है पर्टिकुलर मटेरियल द्वारा प्रोवाइड किया हुआ रेसिस्टेंस, चाहे वो सोने का हो चाहे लोहे। जैसे हम एग्जांपल देंगे, लोहा अच्छा कंडक्टर है लेकिन कॉपर उससे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। कैसे कंडक्टर है? जो लोहा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रॉन की गाड़ी बनना जा रही है, उसके अंदर दो ब्रेक हैं, भाई दो ब्रेकर लगे हुए हैं, भाई एक जंप यहाँ पर आया दूसरा जंप वहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कॉपर उससे बेहतर क्या बोलते हैं उसको, उससे बेहतर कंडक्टर है। तो क्यों? क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम है। हाँ, अगर हम सुपर कंडक्टर की बात करें, सुपर कंडक्टर का मतलब ये होता है कि किसी मेटल को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेसिस्टिविटी। जीरो रेसिस्टिविटी का मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल रूम टेम्परेचर को होने पर उसके अंदर क्या होता है, रेंडमनेस होती है। रेंडमनेस का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो एटम है, अपनी मूल स्थिति से क्या करता है, कंपन करता है। तो जब कोई ग्रुप ऑफ एटम, चाहे इलेक्ट्रॉन को चाहे एटम को, जब क्या करता है, रेंडमली मूव करता है अपनी बैक एंड फोर्थ मोशन में, तो उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप इलेक्ट्रॉन हो, आपको उस भीड़ के बीच में जाना है जो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रही है, मतलब मुक्का मुक्की कर रही है। तो उस भीड़ में ज़्यादा जाना ज़्यादा आसान है कि जहाँ लोग दूर दूर खड़े और शांति से खड़े। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल अपनी जगह बनाकर उस जगह से निकल जाओगे। लेकिन जहाँ पर भगदड़ मची है, भगदड़ का मतलब वही रेंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो जब किसी मेटल को हद से ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, मतलब रेसिस्टेंस जीरो। तो जो आप उसमें करंट पास करोगे उसको बिल्कुल ही रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।